नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते रविवार की सुबह शिवसेना के विधायकों द्वारा मुंबई से निकलकर सूरत पहुंचने के बाद बगावत का ऐलान करने और सूरत से निकलकर गुवाहाटी पहुंचकर अपनी बगावत पर अड़े रहने के चलते राज्य में अच्छा खासा राजनीतिक गतिरोध बन गया। साथ ही अब एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के विधायक दीपक केसकर ने खुद के गुट को असली शिवसेना बताते हुए गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम से नया गुट बनाने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे ऐसा होगा। बागी विधायक दिलीप केसकर ने नए गुट के गठन को लेकर कहा कि इस गुट में शामिल रहने वाले सच्चे शिवसैनिकों द्वारा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी आम शिवसैनिकों को इस बगावत की असली वजह के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें सीएम उद्धव ठाकरे गुट द्वारा बेवजह बरगलाया जा रहा है। ऐसे में शिवसैनिकों ने सीएम से काम लेना चाहिए और उन्हें फिलहाल सड़क पर आने की और तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इस समय शिवसैनिकों द्वारा पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ उग्र रवैया अपनाते हुए बागी नेताओं के घरों व कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिस पर चिंता जताते हुए बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनके समर्थन में रहने वाले विधायकों के परिवारों को कुछ भी होता है तो इसके लिए उद्धव और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। उधर आज मुंबई में शिवसेना द्वारा पार्टी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी नेता एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। साथ ही इस बैठक में बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के पूरे अधिकार उद्धव ठाकरे को देने के साथ ही 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने और अपनी सत्ता हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। केंद्र की सत्ता में रहने वाले लोग अपने अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से यदि हमारी सत्ता चली भी जाती है तो भी हम जनसेवा के व्रत को अपनी अंतिम सांस तक जारी रखेंगे, क्योंकि हम पर इस मिट्टी का कर्ज है और जनसेवा के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। शिवसेना के 42 विधायकों द्वारा की गई बगावत को देखते हुए अब शिवसेना के भीतर वातावरण अच्छा खासा तपा हुआ है और कई स्थानों पर संतप्त शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के पोस्टर पर काली पोतने के साथ ही अनेकों स्थानों पर बागी विधायकों के कार्यालयों व घरों में तोड़फोड़ की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए कहा कि बागी विधायकों के परिजनों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सांसद संजय राउत ने कहा था कि अपनी सुरक्षा को महाराष्ट्र में ही छोड़कर कायरों की तरह भागने वालों को हम सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। वैसे भी सुरक्षा विधायकों की होती है, उनके परिवार की नहीं। सांसद राउत के इस बयान को लेकर वो अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है। इस बयान का आधार लेते हुए अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि सेना सांसद संजय राउत एक तरह से शिवसेना के बागी विधायकों के परिवारों को मारने की धमकी दे रहे हैं और शिवसैनिकों को ऐसा करने के लिए उकसा भी रहे हैं। इस समय राज्य में सेना विधायकों द्वारा की गई बगावत के चलते संभ्रम और उथल पुथल का दौर बदस्तूर जारी है और इस समय तक सत्ता के गतिरोध को दूर करने के संदर्भ में कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। शिवसेना में साफ तौर पर 2 फाड़ हो चुकी है और दोनों गुटों द्वारा अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। वहीं बागी गुट द्वारा खुद के असली शिवसेना गुट रहने का दावा करते हुए प्रवक्ता के तौर पर निर्दलीय विधायक व राज्य मंत्री बच्चू कडू की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि आज शाम तक बागी गुट की ओर से राज्य मंत्री बच्चू कडू को प्रवक्ता बनाए जाने के बारे में अधिकृत तौर पर घोषणा की जा सकती है। कोविड महामारी के चलते विगत 2 शैक्षणिक सत्रों में पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 25% कटौती की गई थी, जिसे अब खत्म करते हुए पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम को 100% लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य के शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग की ओर से गत रोज ही एक सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जारी शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के दौरान पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के 100% पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। आज स्थानीय गौरक्षण संस्था में आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के जरूरतमंद किसानों को संस्था की ओर से निःशुल्क बैल जोड़ियों व बछड़ों का वितरण जिलाधीश पवनीत कौर के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि श्री गौरक्षण संस्था द्वारा गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में बेहद पवित्र काम किया जा रहा है। साथ ही आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के जरूरतमंद किसानों को निःशुल्क बैल जोड़ियां उपलब्ध कराते हुए उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा भी की जा रही है, जिसके लिए गौरक्षण संस्था के पदाधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित व लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज शनिवार 25 जून को नामांकन वापसी के अंतिम दिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन पेश करने वाले एक प्रत्याशी को छोड़कर शेष प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस ले लिए जाने के चलते अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश भाई राजा तथा उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सीए नीलेश लाठिया का इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, जिसके बाद 12 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव भी निर्विरोध तरीके से कराने की कोशिश की गई और 12
पदों के लिए मैदान में मौजूद 34 प्रत्याशियों को मनाने का दौर शुरू हुआ। ऐसे में 18 दावेदारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन इस समय भी मैदान में कुल 16 प्रत्याशी शेष बचे हुए थे, जिसमें से निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश भाई राजा व उपाध्यक्ष CL नीलेश लाठिया ने अपने स्तर पर 12 कार्यकारी सदस्यों का पैनल का गठन करते हुए शेष 4 दावेदारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाया, लेकिन इन 4 दावेदारों ने अंतिम समय तक मैदान छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में 12 कार्यकारी सदस्य पदों हेतु आगामी 3 जुलाई को सोसाइटी के सदस्यों द्वारा मतदान करते हुए सदस्यों का चयन किया जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि करीब 86 वर्षों का शानदार व प्रदीर्घ इतिहास रहने वाली गुजराती एजुकेशन सोसाइटी में इससे पहले अब तक केवल एक बार वर्ष 2005 में सुधीर भाई शाह निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वहीं अब एक बार फिर इस संस्था में सुरेश भाई राजा का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अंबानगर वासियों के लिए ब्रांडेड सौगात लेकर आए तापड़िया व लड्ढा परिवार का सपना शुक्रवार को उस समय साकार हुआ जब परिवार द्वारा निर्मित भव्य तापड़िया सिटी सेंटर का लड्ढा परिवार की बेटी अनाया सहित 24 जून को जन्मदिन रहने वाली 24 कन्याओं के हाथों फीता काटकर वो हवा में गुब्बारे उड़ाकर उद्घाटन किया गया। शहर में एक ही स्थान पर शॉपिंग डेस्टिनेशन, एंटरटेनमेंट हब और अपना हैपनिंग प्लेस की सुविधा रहने के साथ बंडेरा मार्ग पर गोपाल नगर टी पॉइंट के पास उद्घाटित तापड़िया सिटी सेंटर के शुभारंभ अवसर पर तापड़िया ग्रुप के संचालक जुगल किशोर तापड़िया व उनकी धर्मपत्नी पद्मा तापड़िया की विशेष उपस्थिति रही। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई, जिनमें मनपा क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के 11 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान कुल 159 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई। महाराष्ट्र धनुर्विद्या संगठन के अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अमरावती के जिला स्टेडियम में आगामी मंगलवार 28 जून से 5 जुलाई तक तीसरी राष्ट्रीय रैंकिंग धनुर्विद्या स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए अमरावती शहर में एक बार फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रहने वाले विभिन्न कैटेगरी के धनुर्धरों का आगमन होगा। महाराष्ट्र धनुर्विद्या संघटनेतर्फे दिनांक 28 जून ते 5 जुलै या दरम्यान अमरावती येथे एक मोठ्या प्रमाणात धनुर्विद्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्यानिमित्तानं आजची पत्रकार परिषद आपण बोलावली होती। या दरम्यान पूर्ण देशभरातील प्रथम 32 रँकिंग प्लेयर्स त्यांचीच स्पर्धा या ठिकाणी होणार आहे। 3 वयोगटामध्ये सब ज्युनियर, ज्युनियर आणि सिनियर्स या 3 वयोगटामध्ये आणि 2 क्रीडा प्रकारामध्ये या स्पर्धा होणार आहेत। NTPC तर्फे स्पॉन्सर केलेली ही स्पर्धा यामध्ये कॅश मनी असते आणि अशा 5 स्पर्धा एका वर्षात NTPC घेत असतं। या स्पर्धेमध्ये पूर्ण वर्षभर ज्या स्पर्धा होतात त्यातलं जे रँकिंग होतं ते रँकिंग AI तर्फे ठरवण्यात येतं आणि त्या रँकिंग अनुसार प्रथम 32 प्लेयर्ससाठी कंपल्सरी ही स्पर्धा असते। त्यामुळे या देशातले सगळ्यात सुंदर धनुर्धर या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। इतके चांगले धनुर्धर अमरावतीत येणं ही एक भाग्याची गोष्ट असते। त्यामुळे या गावातील सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आणि लोकांनी ग्राउंडवर येऊन या स्पर्धेचा लाभ घ्यावा आणि आम्हाला उत्साहित करावे करता आजची प्रेस कॉन्फ्रेंस आम्ही बोलावली होती। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत की एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली ताकतों के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया था। इस श्रृंखला में सबसे पहले इरविन चौक परिसर में कुछ देर के लिए रास्ता रोका गया। साथ ही महादेवपुरी परिसर स्थित नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर कुछ देर के लिए चक्का जाम आंदोलन किया गया। इसके अलावा अमरावती शहर सहित जिले में इस बंद का कहीं कोई असर नहीं देखा गया। अमरावती से परतवाड़ा होते हुए इंदौर के अंतर्राज्यीय मुख्य महामार्ग पर विगत 3 दिनों से करोड़ों रुपए की लागत से डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। इसी दौरान बुधवार की दोपहर 2 बजे मूसलाधार बारिश हुई और करोड़ों रुपए की निधि से बन रहे रास्ते का सत्यानाश हो गया, जिसे लेकर परतवाड़ा शहर वासियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। साथ ही बारिश के मौसम दौरान शुरू किए गए काम की जाँच करने की मांग भी की गई। बार बार आह्वान करने के बाद भी बिजली बिल भरने में लापरवाही करने वाले अमरावती जिले के घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक श्रेणी के 4,459 ग्राहकों की बिजली आपूर्ति महावितरण द्वारा काट दी गई है। जून माह के बिजली बिल के 84 करोड़ रुपए वसूल नहीं हो रहे, जिसके चलते मुख्य अभियंता पुष्पा चौहान ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को काम पर लगाया है। मूर्तियापुर तहसील के माना पुलिस थाना स्थित एक गांव में रहने वाली भांजी पर करीब 1 माह तक बलात्कार करने वाले नराधमी मामा को अकोला की जिला व सत्र न्यायालय ने कल 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में अपराध शाखा पुलिस की टीम ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 4 पर जा पहुंची है। इससे पहले जहां पुलिस ने लालखड़ी परिसर निवासी मुदस्सिर अहमद शेख इब्राहिम तथा सुफियान नगर निवासी शाहरुख खान पठान हिदायत खान को गिरफ्तार किया था, वहीं अब इस मामले में बिस्मिल्ला नगर निवासी अब्दुल तौफिक शेख तस्लीम तथा यास्मीन नगर निवासी शोएब खान साबिर खान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
कल गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 28 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए थे। वहीं आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत ने 29 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के राठी अस्पताल के पास स्थित विक्की ऑनलाइन लॉटरी सेंटर, साप्ताहिक बाजार के विशाल वीडियो गेम पार्लर तथा पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र के बुराला गांव में जारी ऑनलाइन लॉटरी सेंटर पर छापा मारा, जहां पर विभिन्न धाराओं के तहत 3 अपराध दर्ज करते हुए 2,32,000 रुपये का माल बरामद किया गया। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यवतमाल जिले की पांढरकौड़ा तहसील के सायखेड़ा धरण गांव स्थित पुराने घर का निर्माण कार्य करने के दौरान खुदाई करते समय एक खजाना हाथ लगा है, जिसमें ब्रिटिशकालीन 633 मुद्राएं मिली हैं। जानकारी मिलते ही राजस्व प्रशासन ने इस खजाने को अपने कब्जे में ले लिया और सरकार को इस बारे में सूचित किया गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी में कल शुक्रवार की शाम 6 बजे मामूली सी बात को लेकर मुरलीधर नांदड़े नामक 55 वर्षीय मजदूर की लाठी से बेदम पीटकर हत्या कर दिए जाने की घटना उजागर हुई। बडनेरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नांदगांव खंडेश्वर से अमरावती की ओर आने वाले रास्ते के निकट कुएं में मोहित प्रकाश सोनोने नामक 23 वर्षीय युवक की लाश कल 24 जून को पानी पर उतराती दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने गांववासियों की सहायता से लाश को बाहर निकाला। मोहित द्वारा आत्महत्या की गई है या उसकी हत्या की गई, इस बारे में फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के बीएमवी के पीछे गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हर्षराज कॉलोनी में रहने वाले पद्माकर राउत की घर के टाके के पानी में डूबकर 8 जून को मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को 11 जून को मिली। वहीं मृतक की पत्नी मंदा राउत की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस मामले में मृतक के बेटे गौरव राउत को गिरफ्तार किया था। पश्चात गौरव ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। गत रोज गाड़गनगर पुलिस थाने की कस्टडी से दर्शन महल्ले नामक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर सरगर्मी के साथ तलाश करते हुए रात के समय दर्शन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वरुण शहर के महात्मा गांधी चौक परिसर में ऑटो पर लघुशंका करने के संदेह को लेकर एक युवक के साथ बेदम पिटाई की गई, जिसके चलते देर रात वरुण शहर में तनाव वाली स्थिति पैदा हुई थी और पुलिस द्वारा वक्त पर दिखाई गई सतर्कता के चलते संभावित अनर्थ टल गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।